आप लोगों में से कोई पूछ रहा था कि वो चकबंदी अधिनियम और इन सबको कैसे पढ़ना चाहिए। अधिनियम कोई हो या कोई भी चीज हो, हमने आपसे कहा था कि उसमें एक अंतर्निहित व्यवस्था ये होती है। उस व्यवस्था को देखेंगे तो सब कुछ अपने आप पढ़ने में आने लगता है, कुछ विशेष थोड़ा ही है। अरे भाई चकबंदी है तो सीधी सी बात है, चकबंदी की एक डेफिनेशन होगी, चकबंदी किसे कहते हैं ये लिखा होगा, चकबंदी कौन करेगा ये बताया गया होगा, चकबंदी किन जमीनों की हो सकती किन जमीनों की नहीं हो सकती ये बताया गया होगा। ये सब कुछ डेफिनेशन क्लास में होगा। अपीलेट अथॉरिटी होंगी, चकबंदी में डिक्लेरेशन विभिन्न चीजों का होना होगा। वो डिक्लेरेशन आखिर कैसे होगा? कोई भी चीज अगर तैयार होती है तो उसमें गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सुधारे जाने की प्रक्रिया होती है, लेकिन सुधारे जाने से पूर्व जो लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं उन्हें सूचना दी जाती है, वे आकर के आपत्तियां करते हैं, उन आपत्तियों का निस्तारण होगा। यही सारी व्यवस्थाएं किसी भी काम को करने के लिए होती हैं और यही सारी व्यवस्थाएं उसमें दी गई चकबंदी अधिनियम में। सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन क्लास यही आ जाता है। डेफिनेशन क्लास में विभिन्न चीजों की डेफिनेशन दी गई, चक क्या है, चकबंदी क्या है, किन चीजों की चकबंदी होगी, किन जमीनों की चकबंदी नहीं होगी, लिखत क्या है, प्रकाशन कैसे होगा, चकबंदी प्राधिकारी कौन से हैं, सबसे बड़ा चकबंदी प्राधिकारी कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, चकबंदी करता इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें बताई उन्होंने। उसके बाद सीधी सी बात, चकबंदी का डिक्लेरेशन की चकबंदी राज्य सरकार ये तय करेगी कि कौन सा क्षेत्र उसे चकबंदी के अंतर्गत लाना है और कौन सा क्षेत्र उसे चकबंदी के अंतर्गत नहीं लाना है। ये वो अपनी जो मंशा है इसको प्रकाशित करेगी, सेक्शन 4 है संभवतः। और जब ये मंशा प्रकाशित कर देगी तो कुछ कार्यवाहियां किया जाना विधि संगत हो जाएगा, जो चकबंदी प्राधिकारी सामान्य तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन चकबंदी की नोटिफिकेशन, चकबंदी की अधिसूचना अगर जारी हो गई तो फिर उन्हें वो काम करने का हक मिल जाएगा। फिर इस अधिघोषणा, इस अधिसूचना के कुछ प्रभाव होंगे। भाई चकबंदी जब लगने जा रही है तो अब आपको सब कुछ अपने हिसाब से करने की अनुमति ये तो नहीं दी जा सकती, अब तो कुछ रोक लगेगी ही लगेगी। तो भूमिधरों पर क्या क्या रोकें आ जाएंगी वो सेक्शन 5 बता रहा है कि अगर चकबंदी की घोषणा राज्य सरकार ने इस मंशा को प्रकाशित कर दिया है कि साहब हम चकबंदी लगाने जा रहे हैं, तो फिर क्या क्या भूमिधर जो सामान्य तौर पर करते आए हैं उसमें से क्या क्या नहीं कर पाएंगे ये लिखा हुआ है। अब किन्हीं भी कारणों से अगर राज्य सरकार ये सोचती कि अब हम चकबंदी नहीं करेंगे तो सेक्शन 6 है, और अगर उसने कर दी तो कितने समय बाद दोबारा होगी, क्योंकि चीजें आप कितनी भी व्यवस्थित कर दो वे पुनः पुनः अव्यवस्थित हो ही जाएंगी। इसलिए वो व्यवस्था जो कुछ आप करोगे वो एक निश्चित समय तक यही चलनी चाहिए। अब चकबंदी जिन सिद्धांतों के हिसाब से करेंगे आप, वो सिद्धांतों का विवरण धारा 8 में तैयार होगा। लेकिन सिद्धांतों का विवरण तैयार हो इसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि जो वर्तमान अभिलेख है, खसरा है, खतौनी है, गांव का नक्शा है, इस सब में कमियां ढूंढी जाए कि क्या दुरुस्ती होनी चाहिए, वो सारा कुछ सेक्शन 7 है। फिर आपत्तियां ये सेक्शन 11 यानी नोटिस जाएंगे, उनका निस्तारण यानी जो अशुद्धियां पाई जाएंगी उनके संबंध में लोगों को क्या कहना है, ये सारा कुछ चलेगा। सेक्शन 11 उसकी अपीलें हैं वहां, उसका निरसित है। फिर प्राइमरी चकबंदी योजना ये तैयार होगी, अंतिम चकबंदी योजना ये तैयार होगी, मिसलिनियस कार्यवाहियां चलेंगी, ऐसा करके उसके 52 अधिक वो हैं। तो आप एक अंतर्निहित व्यवस्था किसी भी अधिनियम की अगर पकड़ लेंगे तो फिर अधिनियम अपने में कुछ होता ही नहीं, उसे कुछ भी नहीं करना है, हर चीज में एक अंतर्निहित व्यवस्था है। इन्वेस्टिगेशन हम कल बात कर रहे थे कि आप इन्वेस्टिगेशन मीनिंग देयर बाय, इन्वेस्टिगेशन शुरुआत हुई, एफआईआर लिख गई, अब एफआईआर जिसने लिखा है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का है। वॉट एवर ही इज सेइंग उसे केवल सच मान लें, ये कैसे मान लिया जाए? और चलो घटना सच है,
उसके करने वालों में 2 सच लिखे हैं, लेकिन बाकी सब सच लिखे। चलो हमने ये भी माना, तो फिर उस सच को हमें साबित भी तो करना पड़ेगा। तो जब साबित करना पड़ेगा तो एविडेंस चाहिए हमें, और एविडेंस वो माना जाएगा जो ड्यूरिंग ट्रायल आएगा। लेकिन तैयारी ट्रायल की ये तो हमें करनी पड़ेगी। तो जब ट्रायल की तैयारी करनी पड़ेगी, इसी प्रक्रिया का नाम अन्वेषण है, यानी साक्ष्य के संकलन की प्रक्रिया, इसी का नाम अन्वेषण है। अब साक्ष्य के संकलन की प्रक्रिया, तो साक्ष्य ऊपर से तो नहीं टपक जाएगा, वो तो अन्वेषणकर्ता को ढूंढना होगा। अब अन्वेषणकर्ता को हम स्वतंत्र छोड़ दें कि वो अपनी इच्छा से ढूंढता घूमे, तो क्या ढूंढेगा क्या नहीं ढूंढेगा पता नहीं। और माना यह जाता कि व्यक्ति अपने स्वार्थों से शासित होगा ही होगा, तो एक अन्वेषण की ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया यह हमें तय करनी पड़ेगी कि स्वयं अन्वेषण की ये विशेषताएं होंगी, जिसमें ये विशेषताएं नहीं होंगी उसे हम अन्वेषण नहीं मानेंगे। हमने आपको कहा था कि चीजों के विश्लेषण के 2 तरीके हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, दूसरी सब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में स्वयं वस्तु के गुणों के आधार पर वस्तु के होने या न होने का निर्णय ये किया जाता है, और यहां वस्तु के स्थान पर आप विचार ये भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। व्यक्ति या वस्तु या विचार, इसके संबंध में जब हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब यह है कि व्यक्ति, वस्तु या विचार, इसके गुणों के आधार पर हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और सब्जेक्टिव एनालिसिस मीनिंग देयर बाय, जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो विश्लेषण कर रहा है, वो स्वयं अपनी भावनाओं के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर संबंधित वस्तु के बारे में निर्णय ले रहा है। ये सब्जेक्टिव एनालिसिस। तो पद्धतियां दोनों इस्तेमाल होती हैं। अन्वेषणकर्ता मानव होगा और मानव अपने हितों से शासित होगा, इसलिए हमें अन्वेषण का कोई ऑब्जेक्टिव तरीका ये विकसित करना होगा। अर्थात हमें ये बताना होगा कि अगर ये किसी प्रक्रिया में नहीं है तो उस प्रक्रिया को आप कोई नाम दीजिए, उसे अन्वेषण नहीं कह सकते। इसलिए अन्वेषण की प्रक्रिया ये तय कर दी उन्होंने कि दिस विल बी द प्रोसीजर, इट विल बी द प्रोसीजर। और उसमें कोई दिक्कत ही नहीं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेटर विल प्रोसीड टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, meaning thereby towards the place of occurrence, and after that he will make efforts to collect the evidence। और एविडेंस 2 ही प्रकार का है, या तो दस्तावेजी या फिर मौखिक। मौखिक एविडेंस कौन सा है, इसके बारे में प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो फिर सीधी बात है कि जब प्रतिबंध है तो हमें उन्हीं व्यक्तियों को ढूंढना पड़ेगा जो उन प्रतिबंधों की सीमाओं में रहते हुए संबंधित अकरेंस के बारे में ओरल एविडेंस दे पाए। तो फिर हमें बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो अब इसीलिए लिखा है, अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों, इनसे वो वार्ता करेगा। अब परिचित प्रतीत होते हैं, जरूरी थोड़ा ही परिचित हो ही। दैट इज वाई वहां लिखा है कि ही विल नॉट बी बाउंड टू राइट डाउन एवरी वर्ड और एवरी सेंटेंस, या फिर जो जितने लोगों से उसने बात की सबके कथनों को वो अभिलिखित करे, इसकी जरूरत नहीं। तो सब कुछ है तो युक्ति संगत, इसमें क्या अयुक्ति संगत है? और जब आप इसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं तब कुछ भी नहीं आ रहा। आपके परीक्षाओं के संबंध में जो टेक्निक विकसित की गई हैं, अर्थात आपकी परीक्षा लेने की जो प्रक्रियाएं, तकनीक विकसित की गई, वो सब इसी बात को ध्यान में रखकर की गई। आपसे रीजनिंग, इसका पेपर लिया जाता है कंपटीशंस में। क्यों? आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपकी इसी क्षमता के परीक्षण के लिए कि आप
वस्तुओं में, विचारों में, व्यक्तियों में जो अंतर्निहित व्यवस्था है उसको कितनी जल्दी और कितने आसानी से पकड़ सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग, जब रीजनिंग का सवाल होता है उसमें एक अंतर्निहित व्यवस्था होती है और उस अंतर्निहित व्यवस्था के बारे में ही वो निर्णय कराते हैं कि अगर ये है तो फिर अगला अंक क्या होगा। और उसमें एक अंतर्निहित व्यवस्था है, उसको ठीक से ऑब्जर्व करिए 2 मिनट में ये समझ में आ जाता है कि अगला अंक क्या होगा। एक अंतर्निहित व्यवस्था है, इस अंतर्निहित व्यवस्था को ही तो पकड़ लेना है और वही कानून में, वही हर विषय में है, हर विषय में। आपसे तकनीक उसी प्रकार की विकसित की गई है। तो एक बार एक्ट को जरा सम्यक तौर पर देखिए तो सब कुछ खुद सामने अनफोल्ड हो जाता है। एक बार उसे समझने की कोशिश ये तो होनी चाहिए, एक बार सम्यक रूप से उसे देखना तो चाहिए। इतना भर अगर कर लिया जाए तो किसी की जरूरत नहीं बचती है। फिर किसी भी टीचर की जरूरत सिर्फ यहीं तक है कि वो उन शब्दों के, जो शब्द आपके अनुभव में ना आने के कारण, क्योंकि आप सीखेंगे वही जो आपके अनुभव में आएगा। जब तक आप किसी चीज को अनुभव नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में जान ही नहीं सकते। तो शब्द जिनके अनुभव में आ चुके हैं उनसे कि इन शब्दों के क्या अर्थ हो सकते हैं, इसे जानने के अलावा और कुछ पढ़ने को बचता ही नहीं। क्या पढ़ना है? कुछ भी तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप 2 लोग, भाई सीधी बात है कि जो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति हैं उनका सार, अच्छा सब कुछ लिखा जाना भी जरूरी नहीं, क्योंकि ये साक्ष्य तो है ही नहीं, ये तो साक्ष्य देने की तैयारी मात्र है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। साक्ष्य तो देंगे ट्रायल में, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट डिपोजिशन है, ये पहला डिपोजिशन है। और चूंकि ये पहला डिपोजिशन है इसलिए इसको राइट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे सच्चाई जानने में बड़ी मदद मिलेगी, इसलिए इसे राइट डाउन कर लेंगे। इसका लिमिटेड यूज होगा, क्योंकि कथन का जो लेखक है वो स्वयं बहुत विश्वसनीय नहीं है। एफआईआर के साथ ये नहीं होगा, क्योंकि वहां जो लेखक है वो स्वयं वो व्यक्ति है जो शिकायत करता है, इसलिए वहां लेखक, इसकी निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। वहां पुलिस ऑफिसर को जो कुछ राइट डाउन करना है वो उसकी शिकायत है। वहां पुलिस ऑफिसर को स्वयं दर्ज करने के संबंध में कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए एफआईआर का साक्षिक मूल्य ज्यादा है, इसका नहीं है। लेकिन चूंकि वो सिर्फ शिकायतकर्ता की बात है इसलिए उसे हम एफआईआर में वर्णित तथ्यों का सबूत नहीं मान सकते, न मानना चाहिए, न मानते हैं। यही कहते हैं कि एफआईआर इज नॉट ए सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट दैट इज वैल्यूएबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, ठीक है, जो एविडेंटरी यूज है उसका, उस दृष्टिकोण से वो उपयोगी ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक अंतर्निहित व्यवस्था है। द स्टेटमेंट विच आर रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 183 और यू कैन से अंडर सेक्शन 164, वहां जो परिस्थितियां हैं, जो लिखने वाला है, वे इतनी क्रेडिबल हैं कि उनको अधिक मूल्य दिया ही जाना चाहिए, लेकिन इनको कम मूल्य यही दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहां विवेकाधिकार लिखने वाले के पास है और परिस्थितियां भी ऐसी नहीं है, क्योंकि वो लिखने वाला जिस समय लिखेगा वहां उस समय अपराध जल्द से जल्द बस हुआ ही होगा। तो लिखने वाला भी कितना भी क्रेडिबल क्यों ना हो जाए, हम ये नहीं कह रहे कि सारे पुलिस ऑफिसर्स गलत लोग हैं, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन है, जो सरकमस्टांस है जिसमें वो रिकॉर्ड करेगा, वो स्वयं में ऐसी नहीं है कि इस स्टेटमेंट का हम वो उपयोग करें जो एफआईआर
या 183 के अंतर्गत रिकॉर्डेड स्टेटमेंट का करें, ये स्वयं में ठीक नहीं होगा। तो इसमें क्या, कहां कठिनाई है? अब आप रटने बैठ गए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। और ये सब अन्वेषण की प्रक्रिया में होगा। फिर दस्तावेजी साक्ष्य, तो दस्तावेजी साक्ष्य के संकलन के लिए सर्च सीजर इसकी जरूरत होगी। तो सर्च एंड सीजर इसके संबंध में प्रावधान होने ही चाहिए, तो हैं। सबसे पहले अन्वेषण की शुरुआत कहां होगी? एफआईआर। तो सबसे पहले सेक्शन वही है, अपराध स्वयं दो कैटेगरी में, एक असंज्ञेय संज्ञेय, तो दोनों को दर्ज करने का प्रावधान होना चाहिए, है। फिर संज्ञेय अपराध के अन्वेषण की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ताकत नहीं तो फिर करोगे कैसे, है। फिर प्रक्रिया होनी चाहिए, वही लिखा है। प्रक्रिया एकदम संपूर्ण नहीं होगी, तो जैसे जैसे संपूर्ण होगी वैसे वैसे अंडर सुपरविजन जानी चाहिए, जहां उसे जाना है। तो वही लिखा है कि राज्य सरकार अगर किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करेगी तो उसके माध्यम से होकर सारी चीजें जाएंगी, क्योंकि हो सकता है अन्वेषण में आपने गड़बड़ कर रखी हो। तो इसी स्टेज पर अगर वो चेकआउट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। वही सारी प्रक्रिया है। फिर साक्ष्य का संकलन करना है, ठीक है, तो उपस्थित होने के लिए, रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। फिर महत्वपूर्ण अपराध हो सकते हैं, तो 183 या 164। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 163। फिर दस्तावेजी साक्ष्य के संकलन की प्रक्रिया। तो इसमें कुछ भी ना ऐसा है जो समझ में ना आने लायक हो, सब में एक अंतर्निहित व्यवस्था है। बस उस व्यवस्था को ही देख लेना है, इसके अलावा कुछ कहीं है ही नहीं। कानून निहायत आसान भी है और निहायत कठिन भी है। उस अंतर्निहित व्यवस्था के मुताबिक पढ़ेंगे चीजों को, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो कानून बहुत आसान है। और सारा एक्ट ऐसे जबान पर आता है कि मानो कभी भूले ही नहीं थे। और अगर आपने उस अंतर्निहित व्यवस्था को नहीं पकड़ा तो जीवन भर आप ऐसे ही टकरे मारेंगे और कुछ भी नहीं आएगा। यह है कानून की व्यवस्था, ठीक है, उसका अपना स्वरूप है, सारी चीजें, क्योंकि वो कानून है। और कानून मतलब व्यवस्था, मतलब व्यवस्था, चीजों की व्यवस्था का जो क्रम है वही उनकी अंतर्निहित व्यवस्था है, वही उनके व्यवस्थित होने का कानून है, वही उनके व्यवस्थित होने का क्रम कह लीजिए, उनके व्यवस्थित होने का कानून कह लीजिए। तो कानून तो स्वयं में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझना पड़ता है। और अगर एक बार समझ लिया जाए, एक बार समझने का स्वभाव विकसित हो जाए, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। फिर कुछ भी देखना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। आप जड़े पड़ते हैं, वहां सक्सेशन आता है। अब सीधी बात, महिला, इसकी दो कैपेसिटी हो सकती है। महिला या तो वारिस के तौर पर संपत्ति प्राप्त करेगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो स्वतंत्र रूप से नौकरी करे और संपत्ति प्राप्त कर ले, ये भी हो सकता है। तो वारिस के तौर पर उसने संपत्ति अगर प्राप्त की और आगे उसके स्वयं के कोई इश्यूज, कोई बच्चे नहीं है, पति भी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वारिस के तौर पर उसने प्राप्त की है और उसका अपना आप कोई नहीं बचा। तो जिसके वारिस के तौर पर प्राप्त की थी, प्रथम हक उसी का होना चाहिए, प्रथम हक उसी का होना चाहिए। क्योंकि महिला दो घरों से जुड़ी होती है, पुरुष दो घरों से जुड़ा नहीं है, महिला दो घरों से जुड़ी है। इसलिए फिर देखना पड़ेगा, जब उसका अपना कोई नहीं बचा, या तो अपना बचे, ठीक है, उसने वारिस के तौर पर प्राप्त कर ली,
लेकिन प्राप्त तो कर ली, वो पूर्ण स्वामिनी तो हो गई। और जब पूर्ण स्वामिनी हो गई तो डेफिनेटली अब जब तक उसके अपने मौजूद हैं तब तक वो संपत्ति जिसकी वो पूर्ण स्वामिनी है वो किसी को नहीं जा सकती, सिर्फ उन्हीं को जाएगी जो उसके अपने हैं। यानी उसके बच्चे अगर हैं तो फिर संपत्ति कहीं नहीं जाएगी वापस, फिर तो बच्चों में बटेगी, प्रथम अधिकार उन्हीं का है। क्योंकि पति भी उतना निकट नहीं माना है जितना बच्चे निकट माने हैं, तो बच्चों को बटेगी, पति भी है उसमें। लेकिन अगर ये है ही नहीं तो फिर तो उसने वारिस के तौर पर प्राप्त की थी, तो अगर मायके से प्राप्त की थी तो वहां जाएगी वापस, और अगर ससुराल से प्राप्त की थी तो इधर आएगी वापस, क्योंकि उसका अपना तो कोई बचा नहीं। तो मायके में जो पुरुष उत्तराधिकारी बचे होंगे उनके पास चली जाएगी, क्योंकि अगर महिला को दे वहां भी फिर वही समस्या पैदा हो जाएगी। और अगर ससुराल से प्राप्त की है तो इधर आ जाएगी, इधर के पुरुष उत्तराधिकारी जो बचे होंगे उन्हें आ जाएगी। भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, जो भी हो। लेकिन अगर उसने स्वयं अर्जित की है, उसने स्वयं अर्जित की है, तो फिर सीधी सी बात है, अगर उसके इश्यूज नहीं है तो उसकी स्वयं की, अब वो जिस घर की है उसके हिसाब से चीजें तय होंगी। तो महिला की दो कैपेसिटी हो सकती है, यही पुरुष के साथ है, वो कोपार्टनर प्राप्त करे तो अलग स्थिति है, और स्वार्जित हो तो स्थिति डिफरेंट है। तो इसमें कहां कोई दिक्कत है? सबसे पहले तो स्रोत पर ध्यान दीजिए, सोर्स पर ध्यान दीजिए। चीजें समझना बेहद आसान है और अन्यथा चीजें समझना बेहद कठिन है। तो चाहे जडे हो, चाहे चकबंदी हो, चाहे नगर नियोजन हो, चाहे आपका रेंट एंड कंट्रोल हो, कुछ भी हो, उसमें एक अंतर्निहित व्यवस्था है। चाहे वो सीआरपीसी है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी है, सब में एक अंतर्निहित व्यवस्था है। उस व्यवस्था को बस पकड़ लेना है। हम लोग बात करने वाले थे अवमान पर, कि सुप्रीम कोर्ट को अपने अवमान का दंड देने की ताकत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवमान समझना पड़ेगा कि अवमान होता क्या है। जब तक अवमान समझ में नहीं है तब तक ये तय नहीं हो सकता कि आखिर काहे के लिए दंड देने की शक्ति है। अवमान, कंटेम्प्ट, ये माना किसे जाए, क्या है कंटेम्प्ट और क्यों जरूरी है कंटेम्प्ट? दो प्रश्नों का उत्तर आना ही चाहिए किसी भी बात को समझने के लिए। यह जानना जरूरी है कि वो जो कुछ है वो क्यों है, क्या उपयोगिता है, और वो जो कुछ है वो आखिर क्या है। क्योंकि कोई भी चीज असीमित नहीं हो सकती, हर चीज की बाउंड्रीज होंगी और उस बाउंड्रीज के भीतर ही किसी भी चीज का अस्तित्व हो सकता है। असीम सिर्फ ईश्वर है, इसके अलावा असीम कोई नहीं है, कुछ भी असीम नहीं है। तो हमें दोनों बातें जाननी पड़ेंगी, कंटेम्प्ट क्यों और कंटेम्प्ट क्या, दो बातें जाननी पड़ेंगी। तो कंटेम्प्ट क्यों? क्योंकि अगर कंटेम्प्ट नहीं होगा तो फिर कानून और व्यवस्था चल नहीं सकती, क्योंकि लोग कानून को अपने हाथों में जो नहीं ले रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं ले रहे। लोग कानून को कितनी भी गाली दें, व्यवस्था को कितनी भी गाली दें, लेकिन इसके बाद भी उनके मनों में एक विश्वास है कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होगा तो कानून है जो उनकी रक्षा करेगा। उनके जस्टिफाइड जो क्लेम्स हैं, जो उनके न्यायोचित दावे हैं, वो सारे के सारे ऑनर होंगे। ये अंतर्निहित विश्वास है उनमें। जैसे हमने कल आपसे कहा था कि कुछ झूठ हैं
जो आप लगातार बोलते हो और आपको मालूम भी नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं है, क्योंकि वे झूठ इतने गहरे हैं कि उन्हें आप लगातार बोलते हैं और आपको पता ही नहीं लगता। और वे ही झूठ जो आप लगातार बोलते हैं, आदतन बोलते हैं और आपको जानकारी में नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे हैं, वे ही आपको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे मोटे झूठ जो आप जानबूझकर बोलते हैं, जिनके बारे में आपको पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, उनसे आपका बहुत नुकसान नहीं होता। लेकिन वो झूठ जो जिसके बारे में आपको मालूम भी नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, वो आपका बहुत नुकसान करता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम नहीं होती, फिर भी आप उन चीजों के आधार पर काम करते हैं क्योंकि वो आपका विश्वास है। ऐसे ही कानून के बारे में है कि आप कानून इस पर विश्वास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है आप कितनी भी गाली दें उसे, आप पुलिस को चाहे जो कुछ कहें, लेकिन आपके मनों में एक विश्वास है कि अगर मेरे साथ कुछ होगा तो पुलिस है। अगर यह विश्वास नहीं है तो जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप पुलिस के पास क्यों जाते हैं और क्यों संघर्ष करते हैं कि एफआईआर लिखी जाए? और आप कहते हैं लिखेंगे कैसे? नहीं, लिखनी पड़ेगी। यह कानून के प्रति विश्वास है। और यह विश्वास जिस दिन खत्म हुआ उस दिन सोसाइटी बचेगी नहीं। आप घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर वो दशा आएगी जो हॉब्स ने जिसकी कल्पना की है कि चाहे जो कोई हो, किसी का जीवन, किसी की संपत्ति ये सुरक्षित नहीं होगी, क्योंकि कमजोर से कमजोर, बलवान से बलवान की हत्या कर सकेगा। क्योंकि बलवान से बलवान हो, आखिर सोएगा तो है ही, और जिस समय सोएगा उस समय कमजोर से कमजोर उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे मार सकेगा। जब आप सोते हैं उस समय जो जागता है वो कानून है, आपके हर क्लेम की रक्षा करता है। आप उसे गाली कितनी भी दें, लेकिन आपके मनों का अंतर्निहित विश्वास है। वैसे ही जैसे आपको यह मालूम नहीं है कि आप ये जो कहते हो कि हम तो जो कर रहे हैं, पति कहता है हम जो कर रहे हैं पत्नी के लिए कर रहे हैं, पत्नी जो कहती है जो हम कर रहे हैं पति के लिए कर रहे हैं, मां बाप कहते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, सब झूठ, सब अपने लिए कर रहे हैं। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। क्योंकि कल भी हमने कहा कि अगर आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं तो यह बात ठीक है, लेकिन पत्नी के लिए कर रहे हैं ये झूठ है। क्योंकि वही अगर पत्नी के लिए कर रहे हैं तो पत्नी किसी और से शादी कर ले, फिर उसके लिए क्यों नहीं कर रहे? पत्नी के लिए कर रहे थे ना, तो वो तो अभी भी है और पत्नी ही है। स्टेटस में भी कोई बदलाव नहीं है, अभी भी पत्नी ही है। ऐसा नहीं है कि अब तलाकशुदा हो गई हो, विधवा हो गई हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, पत्नी ही है। लेकिन अब नहीं कर रहा है। यही स्थिति पत्नी की है, यही स्थिति पुत्र की है, यही स्थिति पिता की है, यही स्थिति कब तक कर रहे हो? जब तक अपनी है। तो किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए, न कि पत्नी के लिए। ये झूठ है, लेकिन आपके मनों में ये अंदर तक बैठा है। ये आप कहते हैं, उस समय अनुभव भी नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। और इसी झूठ का एहसास जिस दिन होता है उस दिन आदमी सब कुछ छोड़कर चल देता है। उस दिन अंगुलीमाल संत हो जाता है। यही तो बुद्ध ने समझा दिया। किसकी बेकार की बात कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? जाओ जरा पूछ के आओ। जिनके लिए बता रहे हो कि उनके लिए हम लूट मार कर रहे हैं, वो है तुम्हारे साथ। अगर उनके लिए कर रहे हो तो वो भी तो हो तुम्हारे साथ। उनने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि हमसे क्या मतलब, हम तुम्हारे पापों में क्यों भागी बने? तो तुम्हारा कर्तव्य तुम कर रहे हो।
ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हो, हमसे क्या मतलब है। तो जिस दिन ये एहसास होता है कि ये तो झूठ है, पता सबको है लेकिन नहीं पता है क्योंकि अनुभव नहीं है, ये अनुभव जिस दिन होगा बात खत्म हो जाएगी। तो कानून के बारे में भी यही है। आप कानून को गाली बकते हैं, रोज गालियां देते हैं, कुछ नहीं होता कानून से, अदालतें बेकार हैं, पुलिस चोर है, लेकिन इसके बाद भी आपके मनों में एक विश्वास है, कितनी भी चोर हो, कितनी भी भ्रष्ट हो, लेकिन ये सिस्टम है जो हमारी रक्षा करेगा। और ये सिस्टम अपनी आपकी रक्षा करने में इसलिए समर्थ है क्योंकि इस सिस्टम में सब कुछ सिस्टमाइज है, ठीक है ना। ये सिस्टम व्यक्तियों का सिस्टम नहीं है, ये नियमों का सिस्टम है, ये कानूनों का सिस्टम है। यहां ये बताने वाला मौजूद है कि कानून क्या है, नियम क्या है, ये बताने वाला मौजूद है कि नियम का पालन हुआ या नहीं, और वो भी मौजूद है जिसे नियम का पालन कराना है हर कीमत पर, और वो भी मौजूद है जिसे नियम बनाना है। नियम बनाना है विधायिका को, नियम का पालन कराना है कार्यपालिका को, और नियम क्या है और नियम का पालन हुआ या नहीं हुआ ये बताना है न्यायपालिका को। तो जिसे बताना है कि नियम क्या है और जिसे बताना है कि नियम का पालन हुआ था या नहीं, अगर वो ये बताए कि नियम क्या है और नियम का पालन हुआ था या नहीं, और फिर भी उसकी सुनी ना जाए और वो कुछ भी ना कर पाए, तो फिर व्यवस्था चलेगी नहीं। इसलिए अवमान की शक्ति जरूरी है, ठीक है। टू अबस्टेन द पीपुल्स, ठीक है, लोगों को न्याय का जो प्रवाह है, जो कोर्स ऑफ जस्टिस है, उससे खिलवाड़ करने से रोकने के लिए अवमान की शक्ति जरूरी है, ठीक है ना। कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन ये अबाधित रहे, इसके लिए अवमान की शक्ति जरूरी है, क्योंकि न्याय प्रशासन अगर अबाधित न रहा, लोग इंटरफियर करने लगे, यानी जिसे बताना है उसने बता दिया कि ये कानून है, उसने ये बता दिया कि आप कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे, और फिर भी आप अगर उसके द्वारा बताए गए रास्ते पर न चले और वो आपका कुछ भी न बिगाड़ पाए, तो लोगों में यह आदत विकसित होगी कि वे उसका पालन नहीं करेंगे जो कानून होगा, या जो व्याख्याकार ने कानून बताया है वे फिर कानून की अपनी ही व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। व्याख्याकार गलत व्याख्या भी कर सकता है, लेकिन व्यवस्था यह कहती है कि अगर व्याख्याकार ने गलत व्याख्या की है तो आप व्याख्याकार को ही ये कहो कि व्याख्या सही करे, लेकिन इसके लिए जिन्हें व्याख्या के अनुसार चलना है उन्हें यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे व्याख्याकार के स्थान पर अपनी व्याख्याओं को चलाएं, इसकी अनुमति नहीं हो सकती। इसलिए न्याय प्रशासन चले, वो अबाधित रहे, इसके लिए सबसे जरूरी बात कि कानून जो अदालतों ने व्याख्या की है, ठीक है, कानून वो जो अदालतों ने व्याख्या करके बताया है उसको लागू किया जाए, और अगर कोई लागू न करे तो उसे दंड देने की शक्ति होनी चाहिए, तभी न्याय प्रशासन अबाधित रहेगा। यानी अवमान की शक्ति मीनिंग देर भाई, अवमान के लिए दंड देने की शक्ति, यह अगर न्यायालय में नहीं होगी तो न्याय प्रशासन असंभव है, ठीक है ना। न्याय प्रशासन हो नहीं सकता अगर अवमान के लिए दंड देने की शक्ति नहीं होगी। तो अवमान के लिए दंड देने की शक्ति क्यों? ताकि न्याय प्रशासन अबाधित रहे और लॉ की प्राधिकारिता, टू मेंटेन द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून की अथॉरिटी,
कानून के प्राधिकार को सर्वोच्च मान्यता मिलती रहे, इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति होती है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति क्यों? और यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति इसके औचित्य को ठहराने के लिए, इसके औचित्य को सही से साबित करने के लिए जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय को जो अवमान की शक्ति है वो इसके लिए नहीं है कि उसके न्यायाधीशों के गरिमा की रक्षा की जाए, नहीं, न्यायाधीशों की गरिमा यह प्रश्न नहीं है। न्यायाधीश कुछ विशेष हो गए हैं और इसलिए न्यायाधीशों की निंदा ना हो, न्यायाधीशों के प्रति कोई टीका और टिप्पणी ना हो, इसके लिए अपमान की शक्ति नहीं है। हालांकि न्यायाधीश समझते ऐसा ही है, समझते वो ऐसा ही है, लेकिन न्यायाधीश महोदय की गरिमा की रक्षा के लिए, न्यायाधीश महोदय को टीका और टिप्पणी से बचाने के लिए अवमान की या अपमान के लिए दंड देने की ताकत यह न्यायपालिका को नहीं दी गई है। अपमान की जो ताकत दी गई है वो न्यायालय के गरिमा की रक्षा के लिए, न्यायालय की गरिमा की रक्षा के लिए, न्याय प्रशासन को अबाधित रखने के लिए और आपका ला की प्राधिकारिता, कानून की प्राधिकारिता, इसको बनाए रखने के लिए दी गई है। तो जब कानून की प्राधिकारिता इसको बनाने के लिए अपमान की ताकत क्यों? आपका न्यायालय की गरिमा की रक्षा के लिए, कानून की प्राधिकारिता को सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए अपमान की ताकत दी गई, क्योंकि इसके अभाव में न्यायालय के द्वारा कानून की जो व्याख्या दी जाएगी उसका अपालन करने से लोग डरेंगे नहीं, और यदि उसका अपालन लगातार होता रहा, जो कानून की व्याख्या न्यायालय के द्वारा दी गई और उस जिस व्याख्या के मुताबिक किसी काम को करने के लिए किसी को आदेशित किया गया, यदि वो स्वतंत्र रहा, न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या को अस्वीकार करने के लिए और न्यायालय द्वारा आदेशित काम को करने के लिए वो स्वतंत्र रहा, करने या न करने के लिए, तो फिर न्याय प्रशासन असंभव हो जाएगा, और न्याय प्रशासन असंभव होने की दशा में व्यवस्था बचेगी नहीं, और व्यवस्था न बचने की सूरत में समाज नहीं बचेगा। इसलिए यह औचित्य है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्तियां, अपमान के लिए दंड देने की शक्ति नहीं होगी तो व्यवस्था नहीं बचेगी, व्यवस्था नहीं बचेगी तो समाज नहीं बचेगा। इसलिए अपमान की शक्ति न्यायालय को रहे, इसमें लोकहित है, इसमें न्यायालय का हित नहीं है, ठीक है ना, इसमें न्यायालय का कोई हित नहीं है। ये लोकहित है कि न्यायालय को अपमान की शक्तियां दी जाएं, पब्लिक इंटरेस्ट है इसमें, इसलिए न्यायालय को अपमान की शक्ति है, ठीक है। तो अपमान क्या माना जाए, अपमान की शक्ति क्यों होना चाहिए? तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें लोकहित है। लोकहित किस प्रकार है? इस प्रकार है कि इसके अभाव में न्याय प्रशासन बाधित हो जाएगा, लाकी प्राधिकारिता सर्वोच्च नहीं रहेगी, इसलिए इसमें लोकहित है, और इसलिए अपमान की शक्ति का संरक्षण यह होना चाहिए। तो एक बात तय हो गई कि अपमान की शक्ति होनी चाहिए और उसका संरक्षण होना चाहिए। अब दूसरी बात, अपमान क्या है? क्योंकि अपमान असीमित नहीं माना जा सकता, एक कुछ तो हमें तय करना पड़ेगा जिससे हम तय कर पाए कि अपमान है या अपमान नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कहा है कि ऐसी निंदा, ऐसी आलोचना जो कि सिर्फ न्यायाधीश की है, यह अपमान नहीं है। लेकिन न्यायाधीश की भी ऐसी निंदा जो संपूर्ण न्याय प्रशासन पर असर डालती हो, वो अपमान है।
आपने कहा ये चोर है, ठीक है ना, ये मिस्टर राम शंकर जो जज हैं चोर हैं, अपमान नहीं है। रामशंकर चोर हैं, जज चोर होते हैं, अब अपमान है। रामशंकर चोर हैं, रामशंकर जो कि जज हैं चोर हैं, कोई अपमान नहीं है। मेरा अनुभव है, चोर हैं, रामशंकर चोर हैं, जज थोड़े चोर होते हैं, जज चोर हैं, अब है अपमान। क्योंकि अब अविश्वास पैदा होगा न्यायपालिका के प्रति। जज चोर हैं, चोर जज हैं, नो डाउट, ये तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा है। हम थोड़ी स्वीकार रहे हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है, ये तो स्वयं स्वीकार रहे हैं। लोअर जुडिशरी भ्रष्ट है, लोअर जुडिशरी भ्रष्ट है, मीनिंग देयर बाय लोअर जुडिशरी में कंपैरेटिवली भ्रष्टता ज्यादा है, ठीक है तो सब जगह है, लेकिन कंपैरेटिव अध्ययन जब हम करेंगे, सापेक्षता के आधार पर अध्ययन करेंगे, तो यहां ज्यादा भ्रष्टता है। जो तो स्वयं वो कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन यह अपमान नहीं है। तो मिस्टर रामशंकर चोर हैं, जज हैं, इसमें कोई अपमान नहीं है। लेकिन जज चोर होते हैं, अब एक अविश्वास है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में नेपोटिज्म है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वयं वो कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका में नेपोटिज्म ही होता है, ये अपमान है, ये गलत है। इससे आप व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हो। नेपोटिज्म है, ये एक स्थिति है, इसको बदला जा सकता है। वही तो सिचुएशन है, आज है कल नहीं होगी, ये खराबी है, इसे दूर किया जा सकता है। तो दिस इज द यार्ड स्टिक, ये पहचान का टच स्टोन है, ये कसौटी है अपमान की, कि आपकी बात अगर न्याय प्रशासन में बाधा पैदा कर रही है, ला का जो कानून का जो प्राधिकार है उसको नुकसान दे रही है, कानून के प्राधिकार को सर्वोच्च रखने में बाधक सिद्ध हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी बात अपमान की सीमा में आती है। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है। अब एक सिद्धांत प्रतिपादित होता है जिससे उनका बेसिक स्ट्रक्चर, इसके अगेंस्ट आप कोई संशोधन नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या ये नहीं बताया, ये यूं कहें एग्जॉस्टिवली नहीं बताया, निश्चयी रूप से ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, निश्चयी रूप से यानी इसके सिवा अब नहीं, एक्सक्लूसिवली ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बल्कि इंक्लूसिव बात की। और केशवानंद भारती ने बताया कि ये 11-12 चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का भाग हैं, लेकिन इसके अलावा भी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग हो सकती हैं, और वो हम बताएंगे केस टू केस। प्रिंसिपल कि अमुक चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत मानी जाए या न मानी जाए, इसके लिए सैद्धांतिक आधार, सिद्धांत क्या होगा, सिद्धांत यह होगा कि हम यह विचार करेंगे कि स्वतंत्रता का संग्राम हमने जिन मूल्यों के लिए लड़ा, उन मूल्यों को क्या यह संविधान संशोधन नुकसान पहुंचाएगा? इफ यस, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, और अगर नहीं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है। क्योंकि जुडिशरी ये तो पहले भी थी और जुडिशरी अब भी है, लेकिन पहले जुडिशरी थी बट वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कही जाए ये नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव से प्रभावित थी। क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स, नंद कुमार ट्रायल इसी का उदाहरण है। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे और वारेन हेस्टिंग्स ये चाहते थे कि नंद कुमार को फांसी हो, और हुई, और इस ढंग से हुई कि उसे जुडिशियल मर्डर कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में।
यही स्थिति भगत सिंह के ट्रायल की है। तो जुडिशरी तो थी, लेकिन एग्जीक्यूटिव की इच्छा से चलने वाली जुडिशरी थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। इसका मतलब इफ यू आर गोइंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच ए मैनर, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को खत्म कर रहा है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। एक प्रिंसिपल आ गया और उस प्रिंसिपल के आधार पर तय किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर यह तय किया जाएगा कि कोई संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है या नहीं है। ऐसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक बात आ गई कि कंटेम्प्ट क्या है, वो जो न्याय प्रशासन में बाधा पैदा करे, वो जो कानून के प्राधिकार को सर्वोच्च बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करे और इस ढंग से कानून की सर्वोच्चता और न्याय प्रशासन की शुचिता, उसका अबाधित रहना, इसमें जो लोकहित है, इसमें जो निहित लोकहित है, उसको नुकसान पहुंचाए, दैट इज कंटेम्प्ट। ये कंटेम्प्ट है। एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल आ गया, यानी आपका कोई भी काम अगर न्याय प्रशासन में बाधा पहुंचाएगा तो कंटेम्प्ट, आपका कोई भी काम अगर कानून के प्राधिकार को सर्वोच्च बनाए रखने में बाधा पहुंचाएगा तो कंटेम्प्ट। ये प्रिंसिपल लेट डाउन हो गया। अब जैसे केशवानंद भारती में 10-12 चीजें उन्होंने बताई कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, आगे भी बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट क्या क्या है। ऐसे ही 5-6 चीजें अब तक उच्चतम न्यायालय ने तय कर दी हैं कि ये कंटेम्प्ट मानी ही जाएंगी, क्योंकि ये डेफिनेटली या तो कोर्स ऑफ जस्टिस, या तो न्याय प्रशासन की शुचिता, या तो न्याय प्रशासन को अबाधित रखने में बाधा पहुंचाएंगी, या फिर ये कानून के प्राधिकार को सर्वोच्च रखने में नुकसान देंगी। ये तय है। 5-6 चीजें उन्होंने तय कर दी हैं। पहली, उन्होंने कहा आप ऐसा कोई भी संकेत करते हैं, कोई भी संकेत जो उच्चतम न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध है, ऐसा कोई भी संकेत करते हैं। और उच्चतम न्यायालय इस परिभाषा में कौन कौन शामिल हो गया, सारी एडजुडिकेटरी बॉडीज और न्याय प्रशासन करने वाला प्रत्येक प्राधिकारी। ये आपको बताया गया, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन, क्योंकि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी न्याय निर्णायक प्राधिकारी अगर न्याय निर्णयन का काम कर रहा है तो मेरी ही ताकत का उपयोग कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या हो गया, कोई भी आप ऐसा कोई भी संकेत करते हैं जो संपूर्ण न्यायपालिका उसकी गरिमा के विरुद्ध है, उसकी गरिमा को नीचे लाता है, तो आपका जो कृत्य है वो कंटेम्प्ट माना जाए। कोई संकेत, जैसे अरे भाई वो तो जज साहब हैं, क्या है, वो तो करेंगे ही यही, ये संकेत है। आपने कहा कुछ नहीं, आपने कहा कुछ नहीं, बट यू हैव अटर्ड इंसिन्यूएशन, ठीक है ना। आपने एक संकेत किया है, जो संकेत इस ओर है कि वे पक्षपात से निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी संकेत, आपने शब्दों से कुछ ना कहिए, आप न्याय प्रशासन को बाधित करें, कोई भी संकेत जो न्यायपालिका की गरिमा के विरुद्ध है, कोई भी ऐसा काम जिसके कारण से लिटिगेशन के जो 2 पक्षकार हैं उनमें से किसी एक के प्रति आप जज को पूर्वाग्रह से ग्रसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोई भी काम जिसके कारण से जज एक पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए, इसका प्रयत्न आपके द्वारा किया जा रहा है। प्रयत्न किया जा रहा है, कोई जरूरी नहीं हो ही जाएगा। यही कहा हीरालाल दीक्षित, एक मुकदमा हुआ हीरालाल दीक्षित वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा उन्होंने कि आप अपने प्रयत्नों में सफल हुए या नहीं इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका कृत्य इस प्रवृत्ति का था कि ऐसा हो सकता था, बस इतना काफी है, आपने कंटेम्प्ट किया है।
ठीक है ना, योर एक्ट हैज अ टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी। और इसमें उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप जज की अनावश्यक चमचागिरी कर रहे हैं, फ्लैटरिंग कर रहे हैं, तो भी कंटेम्प्ट है, क्योंकि फ्लैटरिंग से भी आप उसे एक पक्ष के प्रति, अपने प्रति, जब आप उसे अपने प्रति मतलब आकर्षित कर रहे हैं तो दूसरे के प्रति वो विकर्षित होगा ही होगा, ये तय है। आप अतिरिक्त चमचागिरी भी नहीं करेंगे उसकी। अगर आप उसे बेईमान कह रहे हैं तो भी ऐसा ही होगा। अगर आप किसी इशू पर जो सबजुडिस है उस पर पब्लिक फीलिंग को स्टीयर अप कर रहे हैं, आप पब्लिक जो लोकमत है उसे निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं या भड़का रहे हैं लोगों को, तो भी ये इस ढंग से आप न्याय प्रशासन को बाधित कर रहे हैं, क्योंकि फिर डरेगा आदमी बदनामी को डरता है। ठीक है, कम से कम आपके काम की प्रवृत्ति ये है, हो सकता है वो कतई ना डरे, वो तुम्हें जो करना है कहो जाके, चाहो हम तो करेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन आप कंटेम्प्ट के दोषी हैं। ये सारे काम न्याय प्रशासन में बाधा पैदा करना, विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, ये तो बहुत छोटी बात है, तो बहुत छोटी बात है। जैसे वही बात कि आप जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं उससे तो कोई नुकसान ही नहीं होता। अगर उस तुलना में देखें जो आप अनजाने में झूठ बोलते हैं और उनसे जो नुकसान होते हैं, तो इस तुलना में ये झूठ तो कोई परिणाम ही नहीं देता, तो एकदम निर्दोष प्रकार का झूठ है। लेकिन यह ज्यादा गंभीर बात है। इसलिए न्याय प्रशासन में बाधा पहुंचाने के इतने तरीके, आप न्यायपालिका के बारे में कोई ऐसा संकेत करते हैं, आप लोकमत का निर्माण करते हैं, आप जजों को बेईमान कहते हैं, आप जजों की खुशामद करते हैं या उनकी निंदा करते हैं, और इस ढंग से एक पक्ष के प्रति उन्हें दयाद्र और दूसरे पक्ष के प्रति विरोध वे रखे मन में, इस प्रकार की कोशिश करते हैं। ये सारे काम न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करेंगे और ये सारे काम अपमान माने जाएंगे, भले ही आपके कामों से वांछित परिणाम आए या ना आए। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप कानून की जो सर्वोच्च प्राधिकारिता है उसको नकार रहे हैं, तब तो सीधा ही है। और ये जो ऊपर वाले काम हैं जिन्हें न्याय प्रशासन में बाधा कहा जाता है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहलाते हैं, और ये लाख की जो सर्वोच्च प्राधिकारिता है उसे नकारने वाला काम है, इसे सिविल कंटेम्प्ट कहा जाता है। ये दो प्रकार के कंटेम्प्ट हैं। और आपका विश्वास तब तक नहीं जमता जब तक चीजों को होते आप नहीं देख लेते हैं। ठीक है ना, जब तक होते ना देख लें। और अगर चीजों को होते हुए देखने मतलब देखने से अन्यथा आप चीजों पर विश्वास कर लेते हैं, इसी को अंधविश्वास कहा जाता है। इसलिए आपका ईश्वर के प्रति विश्वास अंधविश्वास है। आपने ईश्वर को जाना नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है कि वो है या नहीं है। आपने संस्कारों के कारण मान लिया है कि वो है, आपको पीछे से बताया गया कि वो है और आपने मान लिया कि वो है। जिन्होंने जानकर माना उनकी बात ही अलग है, उनका व्यक्तित्व अलग दिखाई देता है। ठीक है, उन्हें पीर पैगंबर और जाने क्या क्या नाम आप देते हैं। उन्होंने जानकर माना है, आपने बिना जाने माना है। ठीक है ना, तो जानकर जो चीज आप मानते हैं उस पर आपका विश्वास अटूट होता है। इसलिए जिन्होंने जानकर ईश्वर को माना उन्हें ईश्वर पर कभी कोई संदेह ही नहीं हुआ, उसकी न्यायप्रियता पर, उसकी दयालुता पर, उसकी करुणा पर कभी कोई संदेह हुआ ही नहीं। तुम्हारा तो जरा तुम फेल हो जाओ तो तुम बताते हो कि ठीक है अब हम कल से नहीं मानेंगे, ये तो तुम्हारा नौकर है आके तुम्हें पास कराए, नहीं तो तुम नहीं मानोगे। ठीक है, अजीब ही ढंग की बातें हैं आपकी। तो जैसे तो तुम्हारा ईश्वर न हुआ, तुम्हारा नौकर हो गया,
कि वो आए और तुम्हें पास कराए, बहुत अच्छे भाई, ये तो तुमने नौकर रख लिया, अब वो भी बड़े सस्ते में, केवल ₹1.25 प्रसाद में नौकर रख लिया। नौकर तनख्वाह मांग रहा है 20,000 रुपए, ये फालतू का नौकर रख रखा है। तो जब तक आप जानते नहीं तब तक मानते नहीं, जानकर जो बात, तो इसलिए आपको कुछ केस दिखाए जाते हैं कि देखो इनमें कंटेम्प्ट के लिए दंड मिला, ठीक है, क्योंकि नहीं मानी, विलफुल डिसोबीडियंस किया, या फिर उनमें सी के दफ्तरी प्रमुख, ठीक है, मुकदमा है। इसमें क्या हुआ, पंफलेट प्रकाशित किया गया, सी के दफ्तरी। इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ ये, एक पंफलेट प्रकाशित किया गया और उसमें एक जज पर आरोप लगाया गया कि वो बेईमान है। अब प्रश्न यह था कि जज पर बेईमानी का आरोप लगाना ये कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जज पर ही रहे बेईमानी का आरोप, जज बेईमान होते हैं इस सीमा में नहीं आना चाहिए। जज बेईमान है, ठीक है, होगा, होते हैं, लेकिन जज बेईमान ही होते हैं, अब गलत है। शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, ऐसा है। शिक्षक मूर्ख होते हैं, अब गलत है, मूर्ख भी शिक्षक होते हैं, सही है, होता है। आजकल अधिकांश मामलों में यही बात सही है कि मूर्ख ही शिक्षक है, लेकिन अधिकांश मामलों में ठीक है, ये सर्वथा ठीक नहीं है, ये सर्वथा ठीक नहीं है। शिक्षक बहुत विद्वान होते हैं, दुर्भाग्य हमारा है कि हमने मूर्ख भी शिक्षक बना दिया, यह अलग बात है। और यह हर काल में हुआ, चाणक्य जिस समय था तो क्या अकेला चाणक्य ही था पूरे देश में? हजारों गुरुकुल थे, हजारों शिक्षक थे, किसी के मन में वो पीड़ा पैदा नहीं हुई सिकंदर के आक्रमण को लेकर जो उसके मन में हुई, ठीक है। तो अच्छे तो हमेशा कम होंगे, मूर्ख और बुरे हमेशा ज्यादा होंगे, लेकिन इसके कारण से व्यवस्था को गाली नहीं दी जा सकती। तो सी के दफ्तरी में प्रश्न यही पैदा हुआ कि ये जो आपने पंपलेट प्रकाशित किया है कि अमुक जज बेईमान है, ये सिर्फ इस सीमा तक है, तो ये कंटेम्प्ट नहीं है, अदरवाइज कंटेम्प्ट है। और सी के दफ्तरी वो केस है जिसमें ये तय हुआ था कि ये कंटेम्प्ट है, ठीक है, क्योंकि यार्ड स्टिक जो आई उसके मुताबिक देखा गया तो ये न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करने वाला काम माना गया, क्योंकि उसमें जो कुछ कहा गया था पंपलेट में वो ये प्रदर्शित करता था कि न्यायपालिका में बेईमान ही होते हैं, और जब ये प्रदर्शित होगा तो न्यायपालिका के प्रति विश्वास जाएगा और न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न होगी ही। लेकिन एक और मुकदमा है, पीके डूडा वर्सेस पी शिवशंकर, ऐसे करके डूडा वर्सेस शिवशंकर, पी शिवशंकर, ये तो है। अब पीके डूडा है या क्या है ये आप देख लीजिएगा। शिवशंकर, पी शिवशंकर जो थे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे, विधि एवं न्याय मंत्री थे, और उन्होंने हैदराबाद में एक भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने ये कहा कि न्यायपालिका गरीबों का विरोध करती है और अमीरों का समर्थन करती है। इस भाषण के प्रति कंटेम्प्ट की शिकायत दर्ज कराई गई, क्योंकि यह भी न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करने वाला भाषण सिद्ध हो सकता है। लेकिन अब जो हम कहेंगे वो भी कंटेम्प्ट की सीमाओं में आ सकता है, यह खूब जानते हैं, लेकिन फिर भी भैया कहने का मेरा मन है और कहेंगे हम जरूर, होगा तो हो, उससे कोई मतलब नहीं। यही बात किसी और ने कही होती, वो कांग्रेस का मिनिस्टर ना होता बस, तो कंटेम्प्ट झेलता वो, ये तय था। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस के मिनिस्टर थे तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉर्ड एटकिन का एक बहुत बढ़िया भाषण उद्धृत किया और कंटेम्प्ट का दोषी नहीं माना। कहा कि जजों को भी, लॉर्ड एटकिन ने कहा था
कि जजों को भी अपनी प्रतिष्ठा के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं होना चाहिए। वे भी लोक सेवक हैं और उनके कृत्यों की भी आलोचना करने का हक समाज को है। और अगर उनके कृत्यों की आलोचना हो रही है और वो आलोचना सिर्फ आलोचना तक सीमित है, तो इस आलोचना से जजों को भी ठीक करने में सहायता मिलती है। इसलिए उस आलोचना को कंटेम्प्ट नहीं माना जाना चाहिए। अगर ये बात किसी और ने कह दी होती है, पी नंबूदरीपाद, उन्होंने भी यही कहा था, ईएमएस हाँ ठीक है, ईएमएस नंबूदरीपाद ही हैं, उन्होंने भी यही कहा था, कंटेम्प्ट झेला क्योंकि कांग्रेस के एमपी नहीं थे, कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। पी शिवशंकर, इनके प्रति लॉर्ड एटकिन का एक बहुत बढ़िया भाषण झाड़ा गया और कह दिया ये कंटेम्प्ट के दोषी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा ये सामान्य बातें हैं और इससे ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की प्योरिटी इसको बनाने में सहायता मिलती है। इसलिए पर्टिकुलर भाषण को यह बात ठीक है कि अगर न्याय प्रशासन में बाधा है तो कंटेम्प्ट है। लेकिन 1993 से पहले तो कांग्रेस ने जो चाहा वही वहां जजेस बने, ठीक है ना, और कॉलेजियम भले ही आ गया हो, लेकिन अभी भी सरकार बहुत प्रभावी स्थिति में होती है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि जब तक आप जस्टिस हैं तभी तक तो जस्टिस हैं। उसके बाद बीबी फातिमा भी राज्यपाल बनी, भाई तमिलनाडु की राज्यपाल रही, और राज्यपाल कौन बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर। जस्टिस दीपक मिश्रा भी पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में कौन लाएगा? प्राइम मिनिस्टर। हालांकि नहीं लाएगा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चाह लेगा तो वो आदमी पार्लियामेंट में होगा, ये तय है। वो प्राइम मिनिस्टर अगर चाह लेंगे कि कल आशीष त्रिपाठी संसद के सदस्य हो तो कल होंगे, कल ही होंगे, भले ही सीट खाली हो ना खाली हो, इस्तीफा दिलवा देंगे किसी से कि तुम दे दो इस्तीफा, उनकी जगह हम आ जाएंगे। जीत तो हम जाएंगे ही जब वो चाहेंगे। अरे भाई लोकसभा में ही तो जनरल इलेक्शन होगा, राज्यसभा में कौन सी दिक्कत है, वहां आ जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर अगर चाह लेंगे कि कल हम लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो तो होंगे, ये तय है। और लोकसभा भी वो जिताना चाहेंगे तो जिता ही देंगे। ऐसी बहुत सी सीटें सुरक्षित होती हैं जहां 100% एक ही पार्टी जीतेगी, इतना है कि वही जीतेंगे, उसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। ऐसी हर पार्टी की सीटें हैं, उन पर लड़ा देंगे, कौन दिक्कत है, ठीक है। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, सरकार अभी भी बहुत ताकत में होती है, कॉलेजियम हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं। जब तक या तो आप ये कानून बनाएं कि जो सुप्रीम कोर्ट में आ गया वो अब किसी पद पर नहीं रहेगा, एक बार जस्टिस होने के बाद यू विल बी अनएलिजिबल टू होल्ड एनी पोस्ट, या तो आप ये लाएं, तब तो बात अलग है, तब तो ये लगेगा कि भाई अब तो हम हो गए जो होना था, अब तो आगे कुछ होना ही नहीं, तो हम किसी कुछ गलत क्यों करें, ये तो ये लाइए, ये तो है नहीं, ठीक है। तो खैर पी शिवशंकर दोषी नहीं माने गए, लेकिन सी के दफ्तरी में दोषी माना। ऐसे ही लखनऊ में एक इंडस्ट्री चल रही थी, उनसे कहा गया कि पॉल्यूशन हो रहा है गोमती, इसमें आप अपना जो पॉल्यूटेड वाटर है नहीं बहाएंगे, उन्होंने नहीं माना, उन्हें भी दंडित किया। तो कुल मिलाकर ऐसे सारे काम जो विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर की श्रेणी में आएंगे या न्याय प्रशासन से हस्तक्षेप की श्रेणी में आएंगे। और न्याय प्रशासन से हस्तक्षेप कब कब माना जाएगा? जब आप कोई संकेत करते हैं जो न्यायपालिका की गरिमा के विरुद्ध है, जजों को एक पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पब्लिक फीलिंग स्टीयर अप करके, चाहे फ्लैटरिंग करके, कैसे भी, ये सारा का सारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। अब सवाल है शिकायत कौन करेगा, क्योंकि ठीक है सुमोटो तो उन्हें ताकत है ही, अपने आप जब उनके ध्यान में आ जाएगा कि कंटेम्प्ट किया गया तब तो संज्ञान ले ही लेंगे, लेकिन हर बार उनके ध्यान में अपने आप आएगा भी तो नहीं। भाई कहा किसने क्या कहा ये उन्हें क्या मालूम, उन्हें तो ऑर्डर पास कर दिया, पालन नहीं हुआ, तो तुम ही जाओगे बताने ना कि पालन नहीं हुआ, उन्हें कैसे पता लगेगा पालन नहीं हुआ? तो कौन शिकायत करे? इस विषय पर पार्लियामेंट ने अधिनियम बनाया है, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अधिनियम ऐसा करके बनाया है उन्होंने। कौन सी?
प्रविष्टि संख्या 77, सूची संख्या 1, इससे प्राप्त शक्ति के आधार पर उसकी धारा 14 है, वो ये कहती है कि सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के संबंध में है, और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट प्रत्येक न्याय निर्णायक प्राधिकारी का कंटेम्प्ट माना जाएगा। ये आ चुका है, आपको बताया जा चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के मामले में पार्टी हो सकेंगे, और सुप्रीम कोर्ट सुमोटो संज्ञान तो ले ही सकेगा। हां, कोई व्यक्ति अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल इनकी अनुमति से कंटेम्प्ट की शिकायत कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अनुमति मांगी और उन्होंने नहीं दी, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल ने, तो ये जस्टिसएबल मामला होगा और इसका जुडिशियल रिव्यू ये किया जा सकेगा। और अगर न्यायपालिका ये पाती है कि अनुमति दी जानी चाहिए थी, तो अनुमति मानी जाएगी और व्यक्ति कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर सकेगा। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो शुरू करना चाहता हो, जिसने अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से अनुमति मांगी और अनुमति नहीं मिली, अगर वो न्यायिक पुनरीक्षण के लिए कोर्ट पहुंचा है, तो कोर्ट यह भी कर सकता है कि उसकी याचिका पर सुमोटो संज्ञान ले ले, तो फिर आगे बात खत्म हो जाएगी, फिर तो कोई बात ही नहीं बचेगी। यह भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है उसे अनुमति दे दे। इस सारे ढंग से सुप्रीम कोर्ट के अवमान के संबंध में उन्हें सूचित किया जा सकेगा। अच्छा, अब एक बात बचती है। एक बार संज्ञान हो गया आपके शिकायत के आधार पर, सॉलिसिटर जनरल की शिकायत के आधार पर या अटॉर्नी जनरल की शिकायत के आधार पर, तो क्या जिसने शिकायत की थी वो अपनी शिकायत को वापस ले सकता है? मान लो हम शिकायत वापस ले रहे हैं, फिर उस कंटेम्प्ट के मामले का क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, आप वापस लो न लो इससे मतलब नहीं, क्योंकि वापस जो कुछ आप ले सकते हो वो सिविल सूट है, वो सिविल सूट है। इसके अलावा क्रिमिनल कार्रवाइयां भी अगर शमनीय नहीं है तो आप वापस नहीं ले सकते। और कंटेम्प्ट ये सिविल सूट नहीं है, ना ये क्रिमिनल कार्रवाई है, ये एक विशेष प्रकार की कार्रवाई है जो न्यायालय द्वारा चलाई जा सकती है। इसलिए इसमें कोई लिस या कोई वाद या कोई विवाद ये होता है, ये नहीं माना जाएगा, इसलिए आप वापस नहीं ले सकते। प्रक्रिया क्या होगी? तो उन्होंने कहा प्रक्रिया हम खुद तय करेंगे, क्योंकि इस पर ना सीआरपीसी लागू होगी, ना सीपीसी, ना एविडेंस, कुछ नहीं। ठीक है ना? तो किस प्रक्रिया से चलेगा? उनका समरी प्रोसीजर होगा। जो साक्ष्य दिया जाएगा वो ओरल या डॉक्यूमेंट्री नहीं, सिर्फ शपथ पत्रों पर। और आप सामान्य नियम क्या है कि शपथ पत्रों पर साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। साक्ष्य अधिनियम शपथ पत्रों को लागू नहीं है, लेकिन कंटेम्प्ट के मामलों में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फॉर्मल चार्ज ये जरूरी नहीं विरचित किया जाए, यानी आरोप की विरचना हो यह भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर कंटेम्प्ट का मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो हम आरोप विरचना कर भी सकते हैं, नहीं भी। तो प्रक्रिया स्वयं वो तय करेंगे। हां, पार्लियामेंट अगर ये तय कर दे कि ये प्रक्रिया होगी तो फिर वो प्रक्रिया मानी जाएगी, क्योंकि एंट्री 1 प्रविष्टि, ठीक है, सूची 1 प्रविष्टि संख्या 77, उसके अनुसार प्रक्रिया तय करने का हक पार्लियामेंट को है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेकिन ये प्रक्रिया में नहीं हो सकता, ये हम पहले भी कह चुके हैं कि कल से पार्लियामेंट तय कर दे कि आपको कंटेम्प्ट की शक्ति नहीं होगी, ये नहीं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। और 245, 246 जिससे ताकत पार्लियामेंट को मिल रही कानून बनाने की, उसी से उन्हें अवमान की मिल रही है, इसलिए अवमान की शक्ति वापस नहीं ली जा सकती। हां, प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन आदि ये तय किया जा सकता है कि कब अवमान समझा जाएगा, कब नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें तय कर सकते हैं। वो अवमान कब समझा जाएगा ये भी नहीं तय करेंगे, बल्कि अवमान में डिफेंस क्या होंगे ये तय कर सकते हैं। तो अवमान की कार्रवाई में डिफेंस क्या होगा ये तय भी किया है उन्होंने। उन्होंने कहा अवमान नहीं माना जाएगा,
सुप्रीम कोर्ट का, अगर अवमानकर्ता ने जो कुछ कहा है वो सच है तो नहीं मानेंगे अपमान। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये अपमान की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट का अपमान मीनिंग देयर भाई किसी भी न्याय निर्णायक प्राधिकारी का अपमान। शेष बात कल करेंगे हम लोग, देखेंगे।